आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे और दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यानी वो कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये दो चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, हम पहले एलिजिबिलिटी पर आते हैं। देखिए, पहला कि भारतीय आपका नागरिक होना चाहिए। दूसरा चीज़, भारतीय अगर नागरिक हैं तो आपका जो एज है 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा इसमें चीज़ आ जाता है कि आप जो हैं लोकसभा में मेंबर एज ए मेंबर इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो। आप इलेक्टेड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट जो एलिजिबिलिटी करते हैं वो आपका फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, आप इलेक्टेड हो सकते हैं, मतलब इलेक्शन में आप लड़ सकते हैं लोकसभा के मेंबर के तौर पर, ये आपका एश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। लड़ना वड़ना नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट बनना है तो। अब देखिए, चौथा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सरकारी जॉब करते हैं या फिर पब्लिक कोई भी, ठीक है, अथॉरिटी में आपका ऑफिस होल्ड किए हुए हैं या फिर लोकल अथॉरिटी में ऑफिस होल्ड किए हुए हैं या यूनियन गवर्नमेंट में ऑफिस होल्ड किए हुए हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिस होल्ड किए हुए हैं, तो फिर आप ये इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको पहले रिजाइन करना होगा, इसके बाद आपको इलेक्शन लड़ना होगा। लेकिन अगर आप सांसद हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला के हम आ जाते हैं एमपीज एमएलए, यानी कि राज्यसभा लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली या फिर लेजिस्लेचर में आप मेंबर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं या कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी हो। ठीक है, ये सब लोग पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आते हैं। इनको इन चीज़ों से हटा दिया गया है, हटाया नहीं गया मतलब, बट इस इलेक्शन के लिए ये इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इनके लिए छूट है, बट आपके जॉब्स के वाले के लिए छूट नहीं है। आप कभी कभी सोचिएगा कि ये इनको छूट क्यों हैं, ये लड़ सकते हैं क्योंकि पद पे बने हुए भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेकिन हम लोग क्यों नहीं, तो वो हम बाद में बात कर लेंगे कभी। उसके भी कुछ प्रोज एंड काउंट्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो उसकी हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। आप सोचेंगे कि सब लोग लड़ सकता है, तो बिल्कुल लड़ सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको जानना जरूरी है। एक सबसे जो अहम टर्म एंड कंडीशन है जो कि सबको लड़ने से हटा देता है, मतलब क्योंकि देखिए, मैं एक आपको बता दूं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है, इसलिए अगर जितना मेंबर्स बढ़ते जाएंगे उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए ज़रूरी होता है कि कम लोग खड़े हों। तो इसी को 1997 के बाद ये सारी चेंजेज आई कि कम से कम एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसके पास 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, मतलब अनुमोदन। वो लोग कहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए, आप नहीं कहेंगे कि हम प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे, वो 50 लोग कहेंगे कि ये प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकते हैं, बाकी उकसाए तो आप ही रहेंगे। ठीक है, तो वो 50 लोग आपके पास प्रपोजर्स के रूप में होने चाहिए और वो 50 लोग कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो लोग जो कि आपको इलेक्ट कर सकते हैं, जिसको वोटिंग राइट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वही लोग 50 लोग होने चाहिए, और वो होते हैं राज्यसभा लोकसभा और स्टेट असेंबली के मेंबर्स होते हैं। वो सब हम बात करेंगे थोड़ी देर में, कौन कौन से लोग आपको वोट करते हैं। अब दूसरा चीज़ समझते हैं, जब 50 प्रपोजर्स आपके पास आ गए तो 50 सेकेंडर होने चाहिए जो कि अदर देन द प्रपोजर होने चाहिए, यानी कि जो आपको अनुमोदन किए हैं उसके अलावा 50 अलग से आपके पास क्या होने चाहिए, सेकेंडर्स होने चाहिए, मतलब और 50 लोग आपके बन रहे हैं, यानी कि टोटल आपके 100 लोग फेवर में होने चाहिए। और इसके साथ ही आपको 15,000 की मनी डिपॉजिट करनी है। ये 1997 से पहले 10-10 लोग आपको प्रपोजर्स के रूप में आते थे, 10 लोग आपके पास सेकेंडर्स होने चाहिए था, और 2500 रुपया आपको RBI में क्या होना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना होता था। बट ये 1997 के बाद 10 लोग कोई भी ला देता था, ठीक है, पैसा वैसा या जो भी तरीके से है, तो उसको बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि 50 लोग की संख्या, 10 लोगों से 50-50 की संख्या, यानी कि 50 प्रपोजर और 50 आपको सेकेंडर्स के रूप में, और आपको 50,000 जो कि ज़्यादा नहीं है मनी, उस लेवल पर आप जाते हैं तो इलेक्शन लड़ने, तो ज़्यादा मनी नहीं है, 15,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होता है RBI को। अब आते हैं नेक्स्ट, और ये जो डिपॉजिट मनी है, अगर 1/6 आपका वोटिंग नहीं मिला आपने, ठीक आपको, ठीक है, 1/6, तो फिर आपको ये डिपॉजिट मनी वापस नहीं होता है। अरे वापस हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला, अब ये तो हो गया पूरा आपका एलिजिबिलिटी, आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्या टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना है। होप आप सभी को समझ में आ गया हो। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन लोग वोटिंग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़। तो पहले आम जनता वोट नहीं दे सकती है क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली चूज करके नहीं भेजते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको कहा गया है। ठीक है, अब
संविधान सभा में ये भी सवाल उठा था कि आखिर इतने बड़े पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट जो कि सर्वे सर्वा हमारे देश के माने जाते हैं, क्या उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज करना सही रहेगा? लेकिन आप ही सोचिए कि जो डायरेक्ट इलेक्शन जैसे प्राइम मिनिस्टर का होता है, अगर वैसे डायरेक्ट इलेक्शन करा दिए तो कितना खर्चा आएगा। देखिए हमारे देश में जब भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है उसके बाद चीज़ें महंगा हो जाती हैं। कितना तंत्र, हमारा जो सरकारी तंत्र है वो कुछ और काम से छोड़ के सिर्फ इसी काम में लग रहा होता है, डेवलपमेंट का काम छोड़ के इसी में लगा होता है, तो कितना नुकसान होता है देश को। तो अगर बार बार हम यही इलेक्शंस कराते रहें, बड़े बड़े इलेक्शंस, ठीक है, तो फिर हमारा देश क्या हो जाएगा, बेकार डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये संविधान सभा ने सोचा कि नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम क्या करते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट का हम सिंपल सा करा सकते हैं। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है। अब इसमें समझिए, इसमें क्या है कि जो भी लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब जैसे एंग्लो इंडियन, आपने सुना होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो वो जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो इलेक्शन में इलेक्शन में वोटिंग राइट उनका नहीं होता। अब इसका पीछे एक कारण है, कारण ये है कि नॉमिनेटेड लोगों को, क्योंकि वो नॉमिनेट करके आए हैं, तो जिस पार्टी से आए रहेंगे उसी पार्टी के तरफ वो एज ए पैसा देकर या फिर जो पार्टी उनको लाया है, ठीक है, नॉमिनेट किया है, तो वो उन्हीं के पक्ष में क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। इसलिए उनको नहीं लिया जाता है, फेंक दिया जाता है बाहर, जाओ हटाओ। अब आते हैं, अब जब जो लोग नॉमिनेटेड हैं वो वोटिंग राइट से खत्म हो गए, अब बचे जो नॉन नॉमिनेटेड है, यानी कि इलेक्टेड, लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं और राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं कि आप इलेक्शन में वोटिंग राइट के हकदार होते हैं। अब आते हैं स्टेट की बात। देखिए हमने सेंट्रल लेवल पर देख लिया कि कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट में क्या होता है कि जो भी स्टेट असेंबली, ध्यान से समझिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर कि नॉमिनेटेड कहीं का भी हो, कहीं का भी नॉमिनेटेड स्टेट असेंबली का हो या फिर आपका यूनियन में आपका लोकसभा या राज्यसभा से हो, नॉमिनेटेड मेंबर कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर करते हैं। ये दिमाग में पहला चीज़ रख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जहाँ पे हैं वहाँ के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, एक मेंबर नहीं करता है। ठीक है, स्टेट असेंबली के लोग सिर्फ करते हैं जो इलेक्टेड है, और बाकी स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ के एक मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस इलेक्शन में, उनका वोटिंग राइट नहीं होता। अब आते हैं दो जगह यानी कि 2 यूनियन टेरिटोरीज की बात आ गई। अब स्टेट की बात हो गई, यूनियन टेरिटोरी में पौंडीचेरी एंड दिल्ली में जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर हैं पौंडीचेरी के और दिल्ली के, यही 2 यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है, के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस इतना ही लोग पार्टिसिपेट टोटल ओवरऑल करते हैं, इसके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इसके साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पौंडीचेरी और दिल्ली यूनियन टेरिटोरीज के स्टेट असेंबली में, ठीक है, वहाँ के भी लोग नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि मान लीजिए कि किसी स्टेट का जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है तो उससे पहले किसी स्टेट में जो उसका विधानसभा है वो भंग हो गया है। भंग होने, डिजॉल्व होने का मतलब कि भंग होने का मतलब कि वहाँ पर विधानसभा खत्म हो गई है, यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, अब चुनाव होने वाला था, मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए नया कोई अथू नहीं आया है, नया वहाँ के मेंबर्स नहीं आए हैं, पीछे वाले डिजॉल्व हो चुके हैं तो नए वाले नहीं आए हैं। तो क्या वहाँ के लोग जो पीछे पुराने वाले हैं मेंबर्स, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वहाँ पर अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पहले हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी एक भी मेंबर्स वहाँ का पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो असेंबली डिजॉल्व हो चुकी है। अगर वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं, सभी नए मेंबर्स आ चुके हैं, तब वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नए मेंबर्स, पुराने मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको होप सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन लोग नहीं करते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या आपको अगर प्रेसिडेंट बनना होगा तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए।
बहुत ही सिंपल भाषा में। अगर आप पॉलिटी की क्लास को और कंटिन्यू चाहते हैं कि इस तरह की हम चीज़ें छोटी छोटी लेकर आते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी आगे बढ़ें आपके साथ। धन्यवाद।